how many hearts you receive a day in your inbox and people contact you that you're a gentleman. Instagram पे भी more than 100k फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पे मेरे 330k फॉलोअर्स हैं. मैंने कहा पहले मैं बता दूंगी, ठीक है. दरमियानी रास्ते करते करते आज कोटा का बेड़ा गर्क हो गया. सफाई के प्लांट को अगले रॉकेट लॉन्चर मार के चले गए. How you rank हमजा शफकात जो कि कमिश्नर कोयटा है, क्या ख्याल है आपका उसके बारे में? यह बड़ा मुश्किल सवाल है. आप लिखते हैं हम ख्याल लोग अगर हमसफ़र हो जाएं तो मंजिलें आसान हो जाती हैं. पर्सनल लाइफ में कितने सारे लोग हैं जो कि हम ख्याल हैं, हमसफ़र भी हैं. जैसे आपका शो है माशाल्लाह, आप इतना ज़बरदस्त पॉपुलर शो जा रहा है और इतना आप अच्छे होस्ट हैं, तो आपको कौन ना कर सकता है. घर में बीवी से लड़के आया हुआ है, तो इसलिए आज बिल्कुल पागल हुआ हुआ है. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. I'm Umar and this is the second episode of High Talk. We're again honored to have with us the most socially acceptable and digitally active bureaucrat in the country, obviously none other than Mr. Hamza Shafkaat, the Commissioner Quetta. Assalamu alaikum Hamza, welcome in the show. Walaikum salam, thank you so much. Hamza, how this is like possible that you are producing time for this high time for this show? My life is so easy going in Quetta. नहीं, लाइफ इज़ वेरी बिजी, वेरी ऑक्यूपाइंग. पर्सनली मैं ये समझता हूँ कि हम जितना टाइम ऑफिस को देते हैं उसमें से 10 से 15% हमें कम्युनिटी से कनेक्ट होने के लिए ज़रूर देना चाहिए. क्योंकि बीइंग अ सिविल सर्वेंट हमारा काम ये है कि हम सिविल लाइफ को मॉनिटर करें, रेगुलेट करें, लोगों की ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करें. तो जब तक हम पब्लिक के साथ कनेक्टेड नहीं रहेंगे तो एक अच्छे सिविल सर्वेंट नहीं बन सकते. तो जितना भी ऑक्यूपाइंग मेरा काम हो, जितना भी मैं बिज़ी रहूँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि जब भी मुझे मौका मिले यूथ के साथ कनेक्ट करने का या रेजिडेंट्स के साथ कनेक्ट करने का, मैं ज़रूर करता हूँ. चाहे कोई खुली कचहरी करनी पड़े, सोशल मीडिया का इस्तेमाल हो, टीवी पे आना हो, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आजकल जैसे आपका शो है माशाल्लाह, आप इतना ज़बरदस्त पॉपुलर शो जा रहा है और इतना आप अच्छे होस्ट हैं, तो आपको कौन ना कर सकता है. Thank you so much. Can you explain this nightmare for me, a person who is serving as a DC Islamabad, spending life in F6 and F7, out of nowhere एक notification आता है कि you have to move to a most deprived, underprivileged province and you have to serve there, और आपके ज़िम्मे फिर नदी, नाले, कचरा उठाना. मतलब can you explain this nightmare? ये आपके करियर में good sleep में nightmare कहाँ से आया? देखिए, ये तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सिविल सर्विस है. मेरी जब सिविल सर्विस एकेडमी में ट्रेनिंग हो रही थी तो एक शाम को नोटिफिकेशन आया कि आपकी अब अगली पोस्टिंग जैसी ट्रेनिंग ख़त्म होगी सिंध में होगी. मेरी ख्वाहिश थी कि मैं KPK में चला जाऊं तो घर से करीब होऊंगा, या GB में चला जाऊं तो वहाँ से भी ट्रैवलिंग थोड़ी ईजी होगी. लेकिन बस मुझे हुकूमत ने कहा कि आप सिंध गवर्नमेंट में जाकर रिपोर्ट करें. सिंध गवर्नमेंट में जब मैं कराची में गया तो मैंने कहा चलो यार, कराची है, थोड़ी अर्बन लाइफ होगी, घूमना फिरना है, सी को हम एंजॉय करेंगे. तो अगले दिन ही हमें नोटिफिकेशन मिला कि आप लाड़काना चले जाए. लाड़काना, सक्खर, घोटकी, और बिल्कुल इंटीरियर में भी, लाड़काना में भी मैं सिटी में नहीं रहा, बल्कि मेरी पोस्टिंग आगे दूर दराज की तहसीलों में होती रही. इस तरह घोटकी सिटी में नहीं रहा, मैं डारकी में रहता रहा, और इसी तरह मीरपुर, माथेलो, रोड़ी, और इस तरह. तो ये तो हमारी सर्विस का हिस्सा है. अच्छे टाइम्स भी आते हैं, टफ़ टाइम्स भी आते हैं. हमने अच्छे शहरों में भी काम करना है और टफ़ एरियाज़ में भी काम करना है. बलूचिस्तान को हार्ड एरिया कंसिडर किया जाता है, और मैं क्योंकि इस्लामाबाद में अपना 10 साल का टेन्योर कंप्लीट कर चुका हुआ था, तो मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं हार्ड एरिया में ज़रूर जाऊं. और पर्सनली मैं ख़ुद भी बलूचिस्तान मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता है. लोगों को कोयटा पसंद नहीं आता, ड्राई पहाड़, लेकिन जेन्युइनली मुझे यहाँ के ड्राई पहाड़ एक तो मिस्टीरियस लगते हैं, और जब मैं इन पे कभी कभी हाइकिंग पे जाता हूँ तो मैं जेन्युइनली बहुत एंजॉय करता हूँ. So can we expect that you are mashallah 42 at this time and you are spending 18 years of your good service here in Balochistan in dry mountains? नहीं, सारा तो मैं नहीं करूँगा. लेकिन मेरा टेन्योर 2 years का है, और मेरा टेन्योर जो है वो कंप्लीट होना है नवंबर में. लेकिन आई वुड लाइक टू कंटिन्यू हेयर फॉर एज लॉन्ग एज द गवर्नमेंट वांट्स. फेडरल गवर्नमेंट में भी कोई मुझे लग नहीं रहा कि वो मुझे अभी कोई खींचेंगे, और मेरा फील्ड का टाइम जो है वो, अभी मेरी कमिश्नरशिप सिर्फ साल हुई है, तो एक और साल मैंने कमिश्नरशिप तो करनी है. तो बजाय इसके किसी और सूबे में करें, अब मैं इससे एक्लिमेटाइज भी हो गया हूँ, लोगों से बातचीत भी होना शुरू हो रही है, और जो मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ पे मार्जिन बहुत ज़्यादा है काम करने का, हद से ज़्यादा मार्जिन है. मतलब आपको मैं सिंपल एक चीज़ बताता हूँ कि जैसे आपने कहा कि यार यहाँ पे आके हम कचरा उठा रहे हैं. कचरा उठाने को नॉर्मली लोग समझते हैं कि यार ये तो CSS करके, इंजीनियरिंग करके, इतना पढ़ के, बाहर से ट्रेनिंग करके भी अगर इसने कचरा ही उठाना है. लेकिन आप ये देखें कि यार कचरा उठाने का इम्पैक्ट क्या है. इस टाइम पर हाईएस्ट के, आज मैं हॉस्पिटल का विजिट कर रहा था, हाईएस्ट केसेस हेपेटाइटिस के चल रहे हैं, हाईएस्ट केसेस चल रहे हैं. सबसे ज़्यादा डेंगी, मलेरिया, और बच्चों की जो डेथ्स हो रही हैं वो डायरिया से हो रही हैं. क्यों हो रही हैं? क्योंकि गंदा पानी पी रहे हैं या गंदगी में रह रहे हैं.
और कभी उनको लंग्स की इन्फेक्शन हो रही है, ये एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन यहाँ के बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल हमने एक महमूदाबाद यहाँ का एरिया है, पश्तूनाबाद बड़ा मशहूर एक एरिया, वहाँ से हमने तकरीबन कोई 1 लाख टन कचरा उठाया, और अब मैं उस पर स्टडी करा रहा हूँ कि 1 लाख टन कचरा उठाने से पहले लोगों के हेल्थ इंडिकेटर्स क्या थे और अभी उनके इंडिकेटर्स क्या हैं। तो इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि जी कोई बड़ा मीगर सा काम है या बड़ा कोई फजूल सा काम है, लेकिन आप इसका इम्पैक्ट देखें कि यार जिस कचरे में हम अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं, अगर इस कचरे में हम अपने बच्चों को ग्रो करेंगे तो क्या बच्चे वो मुल्क से मोहब्बत करेंगे, क्या बच्चे इस स्टेट से मोहब्बत करेंगे, क्या हमारे सिविल सर्वेंट्स की कोई क्रेडिबिलिटी रहेगी? क्योंकि उन्होंने तो सारी ज़िंदगी कचरा देखा है। वो तो हुकूमत से भी नफ़रत करेंगे, रियासत से भी नफ़रत करेंगे, मुल्क से भी नफ़रत करेंगे और कहेंगे कि यार हम इस कचरे से निकलें। तो हमने अपने माहौल, और मैं समझता हूँ कि कोयटा का सबसे बड़ा मसला ही कचरा है, ना लॉ एंड ऑर्डर है, ना चोरी है, ना डकैती है, ना कोई यतीम बच्चे हैं, सबसे बड़ा मसला कचरे का है। और उस कचरे की सफाई का अल्हम्दुलिल्लाह हमने बहुत बड़ा एक प्लान तरतीब दिया है। पिछली भी प्रोग्रेस आपके सामने है, पे एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है जो हम कोयटा को देने जा रहे हैं। वाह, वो हमने आपके सोशल मीडिया पर ऑलरेडी देख लिया। बस हम वो करने जा रहे हैं। वो हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यही है कि हम कोयटा के अंदर सरकारी महकमों की तरह काम मत करें, मॉडर्न मशीनरी के साथ एजुकेशन भी दें, अवेयरनेस भी करें। मॉडर्न मशीन, अब वो ज़माने चले गए हैं कि एक बंदा हाथ में झाड़ू रख के कमर झुका के सफाई करे, इट्स इम्पॉसिबल। और किसी एक लेबर को इस तरह की सिचुएशन में डालना भी हैज़र्डस है, क्योंकि वो बेचारा 4 साल तक तो ये कचरा उठाएगा, 5 साल उसके लंग्स ख़त्म हो जाएंगे। तो पूरी दुनिया इससे ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, इसलिए हमने भी डोर टू डोर कलेक्शन स्टार्ट कर दी है। कचरा कुंडियाँ ख़त्म कर दी हैं, डोर टू डोर कलेक्शन हो, वो रिसाइकल प्लांट में जाए और या फिर वेस्ट टू एनर्जी के प्रोजेक्ट में जाए। वो प्रोजेक्ट अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गया, उसमें हमने दिन रात मेहनत की है, इतनी लड़ाइयाँ की हैं, इतने झगड़े किए हैं, इतनी कैंपेन्स बर्दाश्त की हैं, अपने ख़िलाफ़ यूनियंस के साथ झगड़े किए हैं, लेकिन थैंक यू टू द गवर्नमेंट, स्पेशली द चीफ मिनिस्टर एंड द चीफ जस्टिस, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है। वंडरफुल। हमजा, आई एम टेकिंग यू बैक जहाँ से हमने स्टार्ट लिया था। हाउ रियलिस्टिक एंड करेक्ट दिस थॉट इज़ कि जब कोई ब्यूरोक्रेट बलूचिस्तान में ट्रांसफ़र होता है और उसको पोस्टिंग मिलती है तो आसपास के लोग, रिश्तेदार उसको तसल्ली देते हैं, चल कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ये वक्त भी गुजर जाएगा, और दे ट्राई मच टू गो बैक। हाउ रियलिस्टिक दिस थॉट इज़? ये थॉट तो एग्जिस्ट करती है। क्यों एग्जिस्ट करती है? क्योंकि बलूचिस्तान की परसेप्शन ख़राब है। और क्यों बलूचिस्तान की परसेप्शन ख़राब है? क्योंकि बलूचिस्तान की डिजिटल मीडिया पे प्रेजेंस ही नहीं है। जब मेरी बलूचिस्तान पोस्टिंग हुई तो मेरी वालदा ने फ़ोन किया, उन्होंने कहा बेटा मैंने आज बकरा ज़िबा करा दिया है, अल्लाह करे तुम खैरियत से। मतलब उन्होंने उधर बेचारे बकरे ज़िबा होने शुरू हो गए कि मैं इधर जाना चाह रहा हूँ। मेरी बेगम भी परेशान होगी, और शुरू में मुझे भी ये था, फिर कहानियाँ सुनना शुरू होगी कि सर वो डीसी कोटा था वो शहीद हुआ, सर वो डीसी डेरा बुगटी था उस पर अटैक हुआ, सर वो डीसी ग्वादर था उसका मर्डर हुआ, सर वो डीसी कस्टम्स था। कहानियाँ आपको पता है। अच्छा, मैंने यूट्यूब पे सर्च करना शुरू किया। यकीन माने यूट्यूब पे मैंने जितना मटेरियल सर्च किया उसमें 90% मटेरियल सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस का था, जिसमें वो शो कर रहे थे कि जी बलूचिस्तान में बड़ा जुल्म हो रहा है। तो अब जो प्रेजेंस होनी चाहिए थी डिजिटल मीडिया की वो नहीं थी आज से 2 साल 2.5 साल पहले तक। थैंक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन आई है, और थैंक्स टू पीपल लाइक यू जिन्होंने इनिशिएटिव लिया कि वो आएँ और पॉडकास्ट करें। ये कितनी अच्छी बात है कि इस टाइम पर ट्रैफिक पुलिस ऑफ कोयटा जो है वो इसको फैसिलिटेट कर रही है। आप जैसे यंग डायनामिक लोगों को लेके आ रही है कि नहीं यार, हमने जियो न्यूज़ और ARY न्यूज़ पे नहीं जाना, हमने कोई जंग अखबार में या ख़बरें अखबार में ख़बरें नहीं लगे, नहीं, वी शुड फोकस ऑन डिजिटल मीडिया, ताकि हम अपनी परसेप्शन को इम्प्रूव करें। और इसी वजह से लोग डर के भाग जाते हैं। और मैं ये समझता हूँ, और आप भी अच्छा काम करें, कि हम सबको मिल के बलूचिस्तान की परसेप्शन ठीक करनी है। कौन से यार इतने धमाके हो रहे हैं? लगता तो यही था कि मैं कोई DC कमिश्नर लगेगा तो चौथे दिन शायद वो शहीद हो जाएगा। इतना भी नहीं है, ठीक है हालात ख़राब हैं, लेकिन परसेप्शन ज़्यादा ख़राब है। क्या ख्याल है आपके ख्याल में परसेप्शन बलूचिस्तान की सही है या ख़राब है? एब्सोल्युटली राइट, एंड वी कंसिडर यू एन ऑफिसर जो हमारे परसेप्शन में भी हेल्प करेंगे, बिकॉज यू आर माशाल्लाह डिजिटली वेरी एक्टिव। आई कॉल इट द वन ऑफ द वेरी फंक्शनल ब्यूरोक्रेट इन पाकिस्तान हु इज गिविंग अ गुड पर्सपेक्टिव एंड नैरेटिव ऑफ बलूचिस्तान। और ये ज़रूरी है कि हम बलूचिस्तान की आवाज़ बने, बलूचिस्तान के एम्बेसडर्स बने, और लोगों को बताएं कि यार इतना भी नहीं है, यहाँ पे टूरिज्म भी हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इशूज़ हैं, बाकी जगहों के अपने इशूज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इस्लामाबाद बहुत अच्छा है, लोग आएँ, लेकिन इस्लामाबाद कितना एक्सपेंसिव है। आप इस्लामाबाद के सरीना में जाएँ, आपको 35,000 रुपया पर नाइट मिलता है। आप कोयटा के सरीना में आएँ, आपको 10-11 हज़ार में भी कमरा मिल जाता है। अगर आप इस्लामाबाद के मुनाल में खाना खाने जाएँ तो आपको 10,000 का बिल आ जाता है। वही चीज़ आपको यहाँ पर सनसेट व्यू पॉइंट के अंदर 2,000 में मिल जाती है। तो हर जगह के प्रोज एंड कॉन्स हैं। और ये आपकी सही बात है कि जो इम्प्रेशन है बलूचिस्तान के बारे में सिविल सर्वेंट्स में, वो भी जो भी आते हैं यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं आया हूँ इधर, मैंने पूरी दबा के बिल्कुल सिस्टम के अंदर बैठ के मेहनत कर रहा हूँ,
और परसेप्शन पे वर्किंग कर रहा हूँ, और मेरे बाद अब काफ़ी ऑफिसर्स आना भी शुरू हो गए, तो इंशाल्लाह ये बेहतर होगा, इम्प्रूव होगा. Right. Hamza, coming straight on the question, let me construct a question. You have started your studies, आपने टॉलर्स अकेडमीज़ में अपनी ओ डिग्रीज की, उसके बाद अब FSC में आप कैडेट कॉलेज आपने हसन अब्दाल अटेंड किया, बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंसेज, उसके बाद आप एलुमनाई हैं गुलाम इसहाक खान इंस्टीट्यूट के, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, देन यू गोज़ टू NDU फॉर द फर्दर डिग्री, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में यू हैव योर ओन रिसर्च. इतनी सारी पढ़ाई के बाद अगर कचरा उठाना था और इतनी सारी पढ़ाई के बाद अगर नालियां साफ करनी थी, डू यू थिंक दिस एजुकेशन इज कॉम्प्लीमेंटिंग डूइंग दिस वर्क व्हिच यू आर डूइंग राइट नाउ? देखिए, इंजीनियरिंग मैंने की, कंप्यूटर सिस्टम्स इंजीनियरिंग की. इंजीनियरिंग करने से जो मेरे माइंड के अंदर सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन हुई इंजीनियरिंग की, वो ये है कि अब मैं किसी भी चीज़ को देखता हूँ तो मैं उसको एक प्रॉब्लम के तहत देखता हूँ, उसको एज अ सिस्टम देखता हूँ कि इसमें इनपुट्स क्या हैं, आउटपुट्स क्या हैं, इसका एनालिसिस करूँ और इसको इम्प्रूव करूँ. तो इंजीनियरिंग की कंट्रीब्यूशन तो है मेरे थॉट प्रोसेस में, और क्योंकि मैंने कंप्यूटर सिस्टम इंजीनियरिंग की थी तो मैं जितनी भी पोस्टिंग्स में रहा हूँ वहाँ पे मैं डिजिटल इंटरवेंशन ज़रूर करता हूँ. ऐप डेवलपमेंट कर ली, सोशल मीडिया को हाइपर एक्टिव कर दिया, फीडबैक जितनी की जितनी है वो सारी ऑनलाइन कर दी, वेबसाइट्स पे काम किया. तो इंजीनियरिंग की कंट्रीब्यूशन तो थी. नंबर 2, मैंने पब्लिक पॉलिसी पढ़ी. पब्लिक पॉलिसी तो मेरे लिए वैसे ही बहुत ज़रूरी थी, और मेरी डिग्री का नाम था गवर्नमेंट एंड पब्लिक पॉलिसी. तो मैं इम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी कर रहा था, सिर्फ ये कि मैंने थ्योरी पढ़ी. थ्योरी पढ़ के मैं समझता हूँ कि अब मैं पब्लिक पॉलिसी बनाने में बेहतर रोल अदा कर सकता हूँ. लेकिन कमिंग बैक टू योर पॉइंट, ये मुझे लोग बहुत कहते हैं, इसका मैंने आपको पहले भी आंसर दिया है कि लोग कहते हैं यार कमिश्नर बन के भी अगर सफाइयाँ ही करनी थी. देखें यार, मैं इस चीज़ को ऐसे लेता हूँ कि यार कोयटा का सबसे बड़ा मसला क्या है. कोयटा के 4-5 बड़े बड़े मसले हैं, जिसमें एक मसला पानी का है, उसके अंदर क्या किया जा सकता है उस पर बात की जा सकती है. कोयटा का एक मसला है कि ड्राई बहुत है. कोयटा का एक मसला है कि लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेस्ट है. कोयटा का मसला है ट्रैफिक कंजेशन बहुत ज़्यादा है. लेकिन मेरी जितनी रिसर्च, जितनी मेरी अंडरस्टैंडिंग है, जितना मैं लोगों से मिला हूँ, मुझे यही नज़र आया कि सबसे बड़ा मसला यही है. और एज ए कमिश्नर, एज ए सिविल सर्वेंट, हमारा काम ये है कि हम बड़े बड़े मसलों को डील करें, बजाय इसके कि मैं फैंसी प्रोजेक्ट करूँ. फॉर एग्ज़ाम्पल, ये एक फैंसी प्रोजेक्ट हो सकता है कि हम कोयटा के अंदर धड़ाधड़ लाहौर की तरह अंडर पासिस बनाना शुरू कर दें, पर अंडर पासिस से सिटी का मसला हल नहीं होगा. क्यों? क्योंकि हमारी सिटी जो इतना बड़ा शहर है, लेकिन हमारी कंजेशन ऑफ पॉपुलेशन सिर्फ 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर में, उसमें मैं 100 अंडरपास भी बना दूं तो मसला हल नहीं होगा. क्योंकि पॉपुलेशन ही 50 लाख लोगों को अगर आप 10 किलोमीटर बाय 10 किलोमीटर में डाल देंगे तो आप 100 अंडरपासेस बना लें, मसला हल नहीं होगा. और वो रह भी ऑलरेडी कचरे में रहे हैं, बिल्डिंग कंट्रोल भी नहीं है, तो उसका फिर कोई और सोल्यूशन करना पड़ेगा. और वो हम कर रहे हैं. हम सिटी की डेवलपमेंट नॉर्थ और साउथ साइड पे लेके जा रहे हैं कि शहर की एक्सपेंशन हो. ये जो बिल्कुल हम एक डब्बे में फंस गए हैं, इससे निकलें. जैसे लाहौर वाले निकले, उन्होंने अंदरून शहर को स्टॉप करके एक्सपैंड किया गुलबर्ग पे. गुलबर्ग के बाद फिर वो आगे बॉर्डर, इंडियन बॉर्डर साइड पे DHAs की डेवलपमेंट हुई, कैंट्स की डेवलपमेंट हुई, नए टाउन्स बने, इलामा इकबाल टाउन बना, इस तरह रायवेंट साइड पे एक्सपेंशन हुई. और अब वहाँ पे सिटी खुली है तो कंजेशन ठीक होना चाहिए, तो वहाँ पे तो हम अंडर पासिस बना सकते हैं. कोटा में इसका मसले का हल नहीं है. तो कहने का मकसद ये है कि एज ए कमिश्नर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सबसे बड़े मसलों को रिजॉल्व करूं, बजाय इसके कि हम इर्द गिर्द की चीज़ों पर जाएं. और अगर इस शहर का मसला कचरा है तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम कचरा उठाएं, और वो हम कर रहे हैं. राइट. कमिश्नर साहब, हाउ यू रैंक दिस सिचुएशन के जो जदीद शहर हैं, दुनिया भर के इस वक्त जदीद शहर, वो अब ट्राई कर रहे हैं अपने आप को ट्रैफिक फ्री या सिग्नल फ्री होने के लिए. एंड वी आर सिग्नल फ्री सिंस इंसेप्शन. हम कोई सिग्नल नहीं है, कोई जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है, कहीं कोई पार्किंग प्लाजा नहीं है, तो वी आर अ मॉडर्न टाउन. डोंट यू से? बिल्कुल, ये आप सही कह रहे हैं. पूरे बलूचिस्तान में सिर्फ 2 ट्रैफिक सिग्नल्स हैं, और एक ट्रैफिक सिग्नल तो मैंने आने के बाद एंसकॉम रोड पे खुलवाया है. उसके अलावा एक ट्रैफिक सिग्नल तुर्बत में है. पूरे बलूचिस्तान में ट्रैफिक सिग्नल ही नहीं है. और ये एक बड़ी अजीब बात है कि यहाँ पे ट्रैफिक सिग्नल्स क्यों नहीं है. अब इसकी अगर हिस्ट्री पे जाएं, ट्रैफिक वालों को ज़्यादा पता है कि किसी ज़माने में यहाँ पे इंटरवेंशन हुई कि ट्रैफिक सिग्नल्स करें. अब ट्रैफिक सिग्नल्स तब काम करते हैं जब उनके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन के लिए पुलिस डिप्लॉयड हो. अब ट्रैफिक पुलिस, फॉर एग्जांपल कोयटा की ट्रैफिक पुलिस 50 लाख के करीब आबादी है. 25 लाख तो सेंसस में है, 50 लाख अगर आप अफगानियों को मिला लें और दूसरे शहरों के लोग जो यहाँ पर आते हैं, 50 लाख की आबादी है. इस्लामाबाद की आबादी 25 लाख है, 22 से 25 लाख, और वहाँ पे 800 ट्रैफिक पुलिस वाले. और वहाँ पे भी ट्रैफिक पुलिस कहती है कि सर बंदे कम है. यहाँ पे डबल द पॉपुलेशन, 3 टाइम्स द एरिया, और ट्रैफिक वहाँ पे 800 है, यहाँ पे 100 बंदा है. तो जब तक हम ट्रैफिक पुलिस को स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, ट्रैफिक पुलिस को स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रैफिक सिग्नल्स की इम्प्लीमेंटेशन करवाना फिर ट्रैफिक पुलिस का काम होता है. तो अगर ट्रैफिक पुलिस वहाँ पे नहीं है, वो अकेले ट्रैफिक सिग्नल्स
तीसरे दिन कोई तोड़ देगा, चौथे दिन कोई तार तोड़ देता है, 5वें दिन वो पूरे का पूरा सिग्नल गायब हो जाता है। तो ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिनेरियो। अब इसमें हम कर क्या रहे हैं? इसमें हमने जो पहला काम किया है वो शहर का जो सबसे बड़ा मसला है ट्रैफिक कंजेशन, कचरे के बाद ट्रैफिक कंजेशन बहुत बड़ा मसला है। हम पहली दफ़ा तकरीबन 2500 गाड़ियों की पार्किंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। सर्कुलर प्लाज़ा, बल्दिया प्लाज़ा, मटन मार्केट, इन सब को क्लब करके पूरा एक पार्किंग सोल्यूशन लेके आ रहे हैं। उसका टेंडर का इश्तिहार अखबार में आ चुका है कल। 3 महीने हमने वर्किंग की, कंसल्टेंट बिठाए, गाड़ियाँ कैलकुलेट की, 3 लाख मोटरसाइकिल है, 40,000 रेडी है, रिक्शा 17,000 रेडियाँ हैं, 40,000 रिक्शे चल रहे हैं। इनको कैसे किया जाए? तो उसके लिए कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव एक ट्रैफिक सोल्यूशन हमने सीएम को प्रपोज किया, विच ही हैज़ काइंडली अप्रूव्ड। उसमें यह है कि हम प्राइवेट सेक्टर को लेके आएंगे, बजाय इसके कि ट्रैफिक पुलिस के ऊपर लोड बढ़ाते जाएं, प्राइवेट सेक्टर को लेके जाएंगे। तीनों पार्किंग प्लाजास चलेंगे, 2500 गाड़ियों की जगह होगी, इलेक्ट्रॉनिकली मॉनिटर्ड होगी, लिफ्टें लगी होंगी, बाथरूम्स वहाँ पे अवेलेबल होंगे, दुबई स्टाइल के इलेक्ट्रॉनिक ऊपर वो लाइट्स लगी होंगी, और जो हमारा छत होगी सर्कुलर प्लाजा की उसके ऊपर बेस्ट रेस्टोरेंट होगा। कराची या कोयटा का जो बेस्ट रेस्टोरेंट है वो वहाँ पे फंक्शन करेगा, जहाँ पे फैमिलीज़ भी आएंगी और वो सर्कुलर प्लाजा पे बैठ के कोयटा सिटी का व्यू एंजॉय करेंगे। साथ ही साथ वो प्राइवेट सेक्टर वाला लिफ्टर्स लेके आएगा, और जितनी हमारी सर्कुलर रोड और आगे सर्कुलर रोड से मिज़ान चौक और फिर लियाकत बाज़ार, कंधारी बाज़ार और ये सब, उनको वो मॉनिटर करेगा कि जो गलत पार्किंग करेगा उसको वो डस्ट करके उठा के लेंगे। साथ ही साथ 18 सड़कें हमने आइडेंटिफाई की हैं जिसमें हम स्पाइक्स लगा रहे हैं। उन स्पाइक्स के थ्रू हम ट्रैफिक को सिंगल वे रेगुलेट कर रहे हैं। ये 3-4 काम हैं हम कर रहे हैं। उसके अलावा हम इस शहर को एक्सपैंड करना चाह रहे हैं। तो एयरपोर्ट से किडनी सेंटर तक नई रोड बन रही है, इंशाल्लाह महीने के अंदर उसका काम स्टार्ट हो जाएगा। पॉट होल्स को फिक्स करना स्टार्ट कर दिया है, एंसकॉम रोड बन चुकी है। मेरे आने के बाद सरियाब रोड, बादीनी रोड, रेडियो टावर की शाहवानी रोड, एंसकॉम रोड, ये 5 प्रोजेक्ट्स जो 7 साल से पेंडिंग थे हमने कंप्लीट कर लिए। अब इंशाल्लाह मज़ीद प्रोजेक्ट्स भी कंप्लीट करेंगे। तो कोयटा के अवाम बस थोड़ा सा हमारे साथ कोऑपरेट करें। मेरा ख्याल है कि ये पार्किंग प्लाजा वाला काम हम अगले 2 महीने में कंप्लीट कर चुके होंगे। 3-4 महीने में कचरे का मसला, पार्किंग का मसला, रोड कंजेशन, ट्रैफिक कंजेशन, ये मसले आपके हल हो जाएंगे और हम एक मॉडर्न सिटी बनने की तरफ अपने स्टेप्स लेना शुरू करेंगे। राइट, बीइंग कमिश्नर कोयटा, आप इस डिवीज़न के कस्टोडियन हैं और फिर आपके पास एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा का भी चार्ज है। तो आफ्टर चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान यू आर द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन फॉर दिस डिवीज़न। इसी कैपेसिटी में आप जो जिस मॉडर्न सिटी की बात करें जो कोयटा बनने जा रहा है, वो मॉडर्न सिटी 4 महीने तक डूबा रहता है और 8 महीने वो खुश्क रहता है। सो व्हाट इज़ द मैकेनिज्म टू डिवाइस, लाइक कोई इस तरह की स्ट्रैटेजी है कि जब सैलाब आता है वो भी हिट करता है और उसके 8 महीने लोग पीने के पानी को भी तरस रहे होते हैं? तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर कोयटा एंड ऑब्वियसली कमिश्नर कोयटा इन इट? अच्छा, दुनिया में कहीं भी सैलाब आता है तो लोग पूछते हैं कि यार वो सैलाब आ गया है, यहाँ तो समुंदर से हरिकेन चलता है, यहाँ दरिया का पानी बाहर आ जाता है। तो जब मैं यहाँ पर आया और लोगों ने बताया सर 2022 में बहुत बड़ा सैलाब आया था, मैंने कहा दरिया किधर है? उसने कहा सर तो कोई दरिया ही नहीं है। मैंने कहा समुंदर किधर है? समुंदर भी नहीं है। तो मैंने कहा ये फिर सैलाब कहाँ से आया? यहाँ पे सैलाब नहीं है, यहाँ पे बेसिकली है अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग की सिंपल कॉज ये है कि हमारे जो पुराने बरसाती नाले हैं, जो ऊपर पहाड़ों से, ये जो हमारे पहाड़ है चिल्तन माउंटेन रेंज और ये स्लीपिंग ब्यूटी, और यहाँ से जो पानी आता है, इस पानी को असूली तौर पे तो नालों के अंदर से गुजर जाना चाहिए। वो नाले 15 बरसाती नाले पुराने हैं और उसके अलावा कोई 82 के करीब स्टॉर्म वाटर ड्रेनेजेस हैं। जब मैं आया और हमें पता चला कि यार ये सैलाब आता है, तो हमने सबसे पहले कहा कि यार अच्छा चलो ये नाले देखें। वो 40 फुट का नाला 5 फुट पे आ चुका हुआ और कई नाले बंद हैं। पीछे से दरिया आ रहा है, वो करखसा से ऊपर से नाला आ रहा है, आगे जाके वो हज़ारा टाउन में बंद हो गया और हम ढूंढ रहे हैं कि यार वो नाले का पानी निकलना कहाँ पे। अच्छा, कोयटा है भी एक प्याले की तरह, अगर आप जहाज से भी आप आएँ तो बिल्कुल बॉल शेप्ड, तो जितना पानी आता है वो सेंटर में इकट्ठा हो जाता है। और अगर ये हम, तो इसके ऊपर हमने किया क्या, हमने किस तरह पिछले ये जो 3-4 महीने की जो बारिशें हैं उसमें हमने कोयटा को बचाया। हर साल बारिशों में 4-5 बच्चे मरते हैं, 4-5 घर गिरते हैं, 4-5 जो ये दीवारें गिरने से डेथ्स होती हैं बूढ़ों की, बच्चों की, और एनिमल्स को करंट लगता है। तो हमने कहा यार इस दफ़ा हमने कैसे बचाना है अपने आप को। हमने सबसे पहले इन नालों के ऊपर कब्ज़ा माफिया के ख़िलाफ़ एक्शन किया। अल्हम्दुलिल्लाह सिटी नाला हमारा 100% क्लियर है। उसके अलावा 15 बरसाती और हैं, उनके ऊपर हमारा काम चल रहा है। दूसरा, जो हमारी स्टॉर्म वाटर ड्रेनेजेस हैं और जो हमारे नाले की ड्रेनेजेस चल रही हैं दोनों, उनकी डीसिल्टिंग हमने कर दी है, 100% डीसिल्टिंग कर चुके हैं। अब अगर आप शहर के नालों में जाएंगे तो वो नाले चल ज़रूर रहे हैं, गंदे काले पानी का जो चल रहा होता है वो चल रहा है। पहले तो वो खड़ा होता था, अगर आपको 3-4 महीने पहले देखें तो पानी खड़ा हुआ है, उसके अंदर कचरा भी पड़ा, तो कचरा निकाल दिया।
डीसिल्टिंग उसकी करनी थी कर दी, जहाँ जहाँ चोकिंग पॉइंट्स थे हमने खोल दिए, पर ये इसका हल नहीं है। इसका हल यही है कि हम प्रॉपर जो हमारे स्टॉर्म वाटर के एग्जिट पॉइंट्स हैं इनको इम्प्रूव करें। अभी अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब ने कोयटा डेवलपमेंट पैकेज की ड्यूटी लगा दी है। अब हम नालों को रोकने के लिए 2 चोकिंग पॉइंट्स पे, एक इमदाद चौक और एक गाही खान चौक, दोनों पे हम अपना काम कर रहे हैं। और उसके लिए हमने एक मशीन मंगवाई 25 लाख रुपए की, जो मशीन सड़क के ऊपर खड़ी करती है तो वो पूरा नीचे स्कैन करती है तोड़े बगैर कि नीचे नाला कहाँ पे है, कारेज कहाँ पे है, PTCL की लाइन कहाँ पे है, सुई गैस की लाइन कहाँ पे, ताकि हम आंखें बंद करके तोड़ के फिर नीचे देखें ओ हो इधर तो हाई कुछ नहीं है, तो वो वाला ड्रामा नहीं होगा। हम उस मशीन के थ्रू काम कर रहे हैं। रफ़ीक बलोच साहब जो हमारे कोयटा डेवलपमेंट पैकेज के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बड़ा ज़बरदस्त काम किया है। इंशाल्लाह महीने 1 में ये भी हो जाएगा। मेरा ये अंदाज़ा है कि इस दफ़ा ये जो अगले 15-16 अगस्त तक जो बारिशें होनी है, अभी भी मौसम बाहर बड़ा सुना है कि बारिश होने वाली है, इसमें हम कोयटा को 90% तो बचा लेंगे, 10% ये डूबेगा अगर बारिश बहुत ज़्यादा हुई। आपने देखा लाहौर में, कल परसों लाहौर के अंदर पूरा लाहौर डूबा हुआ है, इतना इन्वेस्टमेंट हुई है सीवरेज की फिर भी डूब जाता है। अगर आपको याद हो कि इस्लामाबाद में भी पानी जब आता है तो वो ड्रेनेज पे कब्जे की वजह से लोग जो हैं वो बेचारे अनफॉर्चुनेटली कैजुअलिटीज़ होती हैं। तो कोयटा के अंदर भी वही मसला है जो बाकी शहरों में, और उसको रिजॉल्व करने के लिए एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन होगा। उसमें हमें बिल्डिंग्स गिरानी पड़ेंगी, हम गिरा भी रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उस पर हमें बहुत रेजिस्टेंस आती है। और बस उस रेजिस्टेंस में आप हमारी आवाज़ बने और लोगों को बताएं कि यार देखें मैं तो चला जाऊंगा इधर से। लेट मी सिंप्लीफाई दिस क्वेश्चन। मुझे बताइएगा हाउ करेक्ट दिस स्टेटमेंट इज। जब भी आप पानी के फ्लो को ठीक करने और पानी के प्रेशर को ठीक करने के लिए इंक्रोचमेंट में जाते हैं या कब्जा माफिया के खिलाफ जाते हैं, तो फिर आपको इस प्रेशर के साथ साथ पॉलिटिकल और गवर्नमेंट या कहीं और से प्रेशर भी फेस करना पड़ता है ना। सो हाउ यू मैनेज बोथ द प्रेशर, द वाटर फ्लो एंड द प्रेशर फ्रॉम। देखिए पानी आ रहा है, पानी ऐसा नहीं है कि उसको हम कहें कि बेटा तुम इधर मुड़ जाओ तो उधर मुड़ जाएगा। जैसे ट्रैफिक को हम कहते हैं चलो यार ये आज बंद है, प्रोटेस्ट है, तो इधर मुड़ जाओ, कॉलविन रोड पे मुड़ जाओ। पानी नहीं रुकता। पानी का जो प्रेशर पॉइंट है उस पर उसने आके लगना है। अगर वो बंद है तो वो वहाँ से पानी निकल आएगा, वो इधर उधर नहीं जाता। ये हम लोगों को समझा रहे हैं, अवेयरनेस भी क्रिएट कर रहे हैं, एंटी इंक्रोचमेंट ऑपरेशन भी कर रहे हैं। पॉलिटिशियंस मजबूर होते हैं कि सारी बात है, अगर उनके इलाके में कोई बिल्डिंग गिरेगी तो बिल्डिंग ओनर्स अपने साथ 100 बंदा लेके, अपने ट्राइब के बंदे को लेके उनके पास जाते हैं, सर रुकवाएं, तो वो मजबूर होते हैं। लेकिन इस पर अल्हम्दुलिल्लाह हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने बहुत ज़्यादा स्टैंड लिया है एंड ही हैज़ टॉलरेटेड ऑल काइंड्स ऑफ प्रेशर। उन्होंने कहा कि नहीं, हमने कोयटा के नालों को क्लियर करना है, और ये जो हमारा सिटी नाला 100% हमने क्लियर किया है, ये कोई आम टास्क नहीं था, ये पिछले 17 साल से नहीं हो सका। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम हबीब नाले की तरफ जा रहे हैं, बाकी बरसाती नालों की तरफ जा रहे हैं, चीज़ें इंप्रूव हो रही हैं। रेट ऑफ लॉ बलूचिस्तान में या कोयटा में कितनी टफ है इफ यू कंपेयर इट फ्रॉम इस्लामाबाद? ज़मीन आसमान का फ़र्क है। ओके, आपको मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। इस्लामाबाद के अंदर अगर हमने कोई इंक्रोचमेंट है तो उसको जाके तोड़ी है तो तोड़ दिए, किसी ने रेजिस्ट किया, अरेस्ट किया, पर्चा दे दिया। कोयटा में अगर आपने कोई रेजिस्टेंस कोई आई है, कोई रेडी पकड़ी है, कोई दुकान तोड़ी है, तो उसमें ये नहीं हो सकता कि अब हम पर्चा, उसके ऊपर पहले तो रोड बंद होगी और फिर उस बंदे का पूरा ट्राइब आके खड़ा हो जाएगा। और वो ये नहीं देखेंगे कि यार पुलिस ने या इंतज़ामिया ने ठीक काम किया है, वो ये देखेंगे कि बस यार हमारा क्योंकि रिश्तेदार है, हमने इसके साथ खड़े होना है चाहे इसने गलत काम भी किया हो। अब ये इतना बड़ा चैलेंज है कि यार फिर लोगों को, पूरे ट्राइब को समझाना पड़ता है। और फिर इवेंचुअली ये होता है, वो कहते हैं ठीक है सर, ना आपकी बात ना इसकी बात, चलें दरमियानी रास्ता निकालते हैं। तो दरमियानी रास्ते करते करते आज कोयटा का बेड़ा गर्क हो गया। इस निज़ाम से हमें निकलना पड़ेगा। हमने यहाँ पर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का जो रिसाइकलिंग प्लांट है उसको चलाने की कोशिश की। जब उसको चलाना कोशिश किया तो कुछ ग्रुप्स थे जिनके इंटरेस्ट हर्ट हुए। आपको पता है कोयटा का जितना कचरा है ये स्कैवेंजर्स ले जाते हैं, कबाड़िए ले जाते हैं, इसको पता नहीं क्या करते हैं। उनको तकलीफ़ हुई कि हमने क्यों अपना, आप यकीन करें उन्होंने हमारे रिसाइकल प्लांट पे रॉकेट लॉन्चर से हमला किया। रॉकेट लॉन्चर से यानी कि सफाई के प्लांट को अगले रॉकेट लॉन्चर मार के चले गए। अब इस्लामाबाद में तो कोई बेचारा चिड़ी भी नहीं मारता, वो तो बड़ी मुश्किल हो, साल में एक दफ़ा होता है कि कोई पत्थर फेंक दे। तो यहाँ पर तो पत्थर मारना इंतज़ामिया और पुलिस को ऐसे है कि ये तो डेली शुगल है कि चलो यार क्या कर रहे हो, कुछ नहीं यार बिजली गई हुई है, चलो आओ यार इंतज़ामिया को पत्थर मार के आते हैं, पुलिस पे हमला करते हैं। और अनफॉर्चुनेटली ये बहुत बड़ा चैलेंज है और ये ऐसे नहीं ख़त्म होगा। ये आहिस्ता आहिस्ता हमें इनिशिएटिव्स लेने पड़ेंगे, एजुकेशन में, हेल्थ में, लोगों को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ देनी पड़ेगी ताकि फ्रस्ट्रेशन कम हो। स्पोर्ट्स स्टेडियम बनाएं, एंटरटेनमेंट करें ताकि लोगों के पास कहीं जाने का किसी के पास अगर स्पोर्ट्स का स्टेडियम भी नहीं है, कोई सिनेमा भी नहीं है, अच्छे रेस्टोरेंट्स भी नहीं है, तो वो फिर पत्थर ही मारेगा। तो हम इसको
ओके, आई वांट अ क्विक टेक ऑन बलूचिस्तान में, क्वेटा में स्पेशली डॉग बाइट्स के बहुत सारे इश्यूज रिपोर्ट हो रहे हैं, एंड डेफिनेटली दिस इज अ डूम एंड सो यू आर द राइट पर्सन टू आस्क दिस क्वेश्चन. इसके अलावा आई वांट अ टेक, बिकॉज इससे कनेक्टेड है कि हेल्थ पे और एजुकेशन पे, व्हाट डू यू थिंक, हाउ वी गो फॉरवर्ड? देखिए, डॉग बाइट के केसेस वाकई बहुत, कोयटा के अंदर हमने 2 महीने पहले फैसला किया कि हम डॉग कलिंग नहीं करेंगे. डॉग कलिंग क्या होती है कि आप गोश्त लेके आते हैं, उसमें जहर मिलाते हैं और आप कुत्तों को खिला देते हैं और वो मर जाते हैं. ये एक इंतहाई सफ़ाकाना किस्म का तरीका है. पूरी दुनिया इसको अबॉलिश कर चुकी हुई है कि यार आप किसी बेज़ुबान की जान नहीं ले सकते. डॉग एक डोमेस्टिकेटेड एनिमल है, वो हर दुनिया की हर पॉपुलेशन में वो कुत्ते और बिल्लियाँ साथ साथ रहते हैं. कुत्तों का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये रोडेंट्स को खाते हैं. रोडेंट्स का मतलब ये है कि चूहे, रैट्स, माइस और इस तरह की चीज़ों को वो खा जाते हैं. और अगर ये कुत्ते ना हों तो रैट पॉपुलेशन इतनी इंक्रीज़ हो जाती है कि आपको ब्लैक डेथ, ताउन फैलने का खदशा होता है, एक बीमारी है. तो ये लोगों को हम बताना शुरू किया कि हमने कहा हम डॉग कलिंग नहीं करेंगे. लोगों ने कहा जी हमें कुत्ते काट रहे हैं. हमने कहा ये हम नहीं करेंगे. तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब की अप्रूवल से आज से 4-5 दिन पहले एक नई कैंपेन स्टार्ट की है, जिस कैंपेन का नाम है TNVR. TNVR क्या है कि अब डॉग पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि अगर आप कुत्ते मारेंगे नहीं तो उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज़ होगी. जब इंक्रीज़ होगी तो वो वहाँ के बच्चों पे हमला कर सकते हैं, वहाँ की कोई भी लोग उनके साथ इंटरेक्ट करें. तो हम TNVR क्या है, ट्रैप, न्यूटर, वैक्सीनेट एंड देन रिहैब. तो हम अब कैंपेन स्टार्ट कर चुके हुए हैं कि हम मेल डॉग्स को वैक्सीनेट करते हैं, न्यूटर करते हैं और फीमेल डॉग्स को स्प्रे करते हैं, ताकि इनकी, और ये दुनिया में हर जगह ही होता है, टर्की में भी होता है, इंग्लैंड में भी होता है, कि आप डॉग्स को पकड़ते हैं, या तो आप उनको किसी एनिमल केयर सेंटर में ले जाएं, या आप उनको पकड़ के उनको वैक्सीनेट करते हैं वो, ताकि रीपॉपुलेट ना करें. और उनको रेबीज़ का इंजेक्शन भी लगा देते हैं ताकि वो किसी को काट के कोई डेथ ना हो. तो उस कैंपेन पे हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने स्टार्ट कर लिया. उसमें बहुत सारी NGOs हैं, उसमें एक बासित साहब हैं, जिहादी है वो, डॉग लाइफ के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. उनके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं कि डॉग लाइफ को हम बचाएं और लोगों को भी अवेयर करें. और इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम से भी हम लोगों को बता रहे हैं कि अब हमने TNVR कैंपेन स्टार्ट कर दिया, तो डॉग पॉपुलेशन कंट्रोल में भी आएगी और हम उनको एक अच्छी एनवायरनमेंट भी देंगे कि वो अपना काम करें. राइट कमिश्नर साहब, आई एम कमिंग स्ट्रेट ऑन द मोबाइल फ़ोन. यू आर माशाल्लाह सोशली वेरी एक्टिव, डिजिटली जो आपकी प्रेजेंस है शायद ही चंद ब्यूरोक्रेट्स की ऐसी होगी. यू हैव 222K फॉलोअर्स ऑन योर सोशल मीडिया, स्पेशली फेसबुक, एंड यू राइट दैट यू आर अ मोटिवेशनल स्पीकर टू. सो हाउ यू आर गोइंग टू मोटिवेट द यूथ ऑफ बलूचिस्तान जो कि एक फस का सामना कर रही है? मेरे ख्याल डायरेक्शन लेस है, कुछ कहें ना ताकि वो मोटिवेट हों आपकी बात सुन के. देखिए, यूथ के साथ तो मैं मेरे फेसबुक पे तो 220K फॉलोअर्स हैं, इंस्टाग्राम पे भी मोर देन 100K फॉलोअर्स हैं, ट्विटर पे मेरे 330K फॉलोअर्स हैं. मैंने कहा पहले मैं बता दूंगी. ठीक है. यूथ को इंगेज करने के लिए हमने इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया हुआ है कमिश्नर ऑफिस में. उसमें हमने नस्ट के बच्चे और बच्चों को हम अपने पास लेके आते हैं. हमने एक आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट किया है. हम यूनिवर्सिटीज़ में जा रहे हैं, बच्चों को इंस्पायर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं, गाइड कर रहे हैं. फिर पहली दफ़ा हमने गूगल से बात करके अराउंड 5000 फ्री स्कॉलरशिप्स हम लेके आए हैं गूगल के कोर्सेज़ की. और अभी अल्हम्दुलिल्लाह चीफ मिनिस्टर साहब ने भी अनाउंस किया हुआ है कि जो यूथ अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेगी, चाहे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में ले, तो उसकी पेमेंट गवर्नमेंट करेगी. तो हमारा एजुकेशन फ़ंड भी इम्प्रूव हो रहा है. लेकिन ओवरऑल क्योंकि पूरे मुल्क में हालात लोग ऐसे समझते हैं, वो मीडिया को बहुत ज़्यादा देखते हैं, तो मेरा उनको यही पैगाम है कि यार बी पॉजिटिव, वर्क हार्ड. ये सब कुछ आपकी डेस्टिनी में लिखा हुआ है. आपके पास 2 रास्ते हैं, एक है उदास हो के, सैड हो के, गलत रास्ता, और एक है कि हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करें. अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे तो अल्लाह आपको और देगा. सीधे रास्ते पे चलें, यू विल डेफिनेटली रीच योर डेस्टिनी. आप इस कमेंट को कितना सेकंड करते हैं कि बंदा हैंडसम हो और कमिश्नर हो और उसके बाद सोशल मीडिया प्रेजेंस इतनी ज़्यादा हो? सो हाउ मेनी हार्ट्स यू रिसीव अ डे इन योर इनबॉक्स एंड पीपल कॉन्टैक्ट यू दैट यू आर अ जेंटलमैन? मेरी बेगम क्योंकि मेरा सोशल मीडिया मॉनिटर करती रहती है और वो हर 3-4 महीने बाद कहती है कि तुम सबको एक ज़रूर तस्वीर और वीडियो लगाओ, अपनी फैमिली पिक्चर ज़रूर लगाओ ताकि ये ना हो. बाकी लोग कांटेक्ट करते हैं क्योंकि मैं फिर खुद बहुत ज़्यादा इंस्टाग्राम और उस पर खुद नहीं बैठ सकता, मेरी टीम बैठती है, तो मुझे कभी कभी बताते रहते हैं कि सर ये मैसेज आए हुए हैं, तो उनको फिर हमने फिर टर्न ऑफ किया होता है. मेरा फोकस यही होता है कि जो जेन्युइन इशू लेके आए हमारे सोशल मीडिया पे, कोई बता दे गंद पड़ा हुआ है, कहीं पे ज़मीन का कब्जा हो रहा है, या कहीं पे रात को लाउड स्पीकर से लोगों को तंग किया जा रहा है, कोई न्यूसेंस है, तो हम उस पर फोकस ज़्यादा करते हैं. बाकी ये काम तो हम फिर. आप लिखते हैं हम ख्याल लोग अगर हम सफ़र हो जाएं तो मंजिलें आसान हो जाती. पर्सनल लाइफ में कितने सारे लोग हैं जो कि हम ख्याल हैं, हम सफ़र भी हैं?
मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि मुझे बड़े अच्छे कॉलीग्स मिले, बड़ी अच्छी फैमिली है अल्हम्दुलिल्लाह, इन्होंने मुझे बड़ा सपोर्ट किया। अब मेरी फैमिली क्योंकि बलूचिस्तान तो नहीं है, माय वाइफ एंड माय किड्स आर बैक इन इस्लामाबाद, लेकिन वो फिर भी साथ दे रहे हैं। उनके साथ देने की वजह से आई कैन परफॉर्म बेटर। जिसके घर में बहुत ज़्यादा टेंशन हों तो वो एज एन ऑफिसर भी अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकता। और अगर कोई, और ये हमने देखा है कि कई दफ़ा एक ऑफिसर जो बहुत गुस्से में होते थे, तो हम जब एक्सप्लोर करते थे तो पता चलता है कि घर में बीवी से लड़के आया हुआ है, तो इसलिए आज बिल्कुल पागल हुआ हुआ है। तो वो अच्छी फैमिली का फ़ायदा ये है कि आप अच्छा परफॉर्म करते हैं, और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि हम ख्याल लोगों को अपने इर्द गिर्द रखें, अपने ऑफिस में, अपने ऑफिसर्स में, और अपना ग्रुप बनाएं। और फिर एज ए ग्रुप मैं भी कोशिश करता हूँ कि मेरी पूरी टीम बने। मैं अकेला कुछ भी नहीं हूँ, यकीन माने। मैंने जितने भी अभी तक इनिशिएटिव्स लिए हैं, मैंने एक भी खुद नहीं लिया, सब मेरी टीम के अपने इनिशिएटिव्स हैं। आई ओन देम, उनको साथ लेके चलते हैं, और इसीलिए मंजिल आसान हो जाती है। राइट, व्हाट इज़ द बिगेस्ट रिग्रेट इन योर लाइफ, आपके ख्याल से, जिससे आप समझते हैं यार ये ना होता ना तो बाकी सब ठीक था? बस मेरे वालिद साहब की डेथ का मुझे बहुत अफसोस है। मेरी क्योंकि बलूचिस्तान पोस्टिंग थी, और मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट की थी फेडरल गवर्नमेंट से कि मुझे वालिद साहब के साथ कुछ टाइम गुजारने दें, क्योंकि मैं बचपन से ही हसन अब्दाल चला गया, जैसे आप बता रहे थे, मैं 8वीं जमात से घर से बाहर हूँ। तो मैं चाह रहा था अपनी पोस्टिंग के बाद कि मैं कुछ महीने वालिद साहब के साथ ज़रूर गुजारूँ। उनके साथ मैं नहीं गुजार सका, बलूचिस्तान आना पड़ा, पीछे उनकी डेथ हो गई, और फिर यहाँ से फ़्लाइट भी नहीं मिली, और बड़ा मुश्किल से मैं पहुँचा, मुश्किल से उनके जनाजे पे। तो ये एक रिग्रेट है कि काश उनको थोड़ा और टाइम मिल जाता, या मैं टाइम उनके साथ स्पेंड करता। ये काफ़ी बड़ा रिग्रेट है। हमजा, अगर सीनियर ब्यूरोक्रेट ना होते, सरकारी अफसर ना होते, तो हमजा क्या होता है? मैं पहले, वैसे तो मैंने इंजीनियरिंग की है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अगर मैं सरकारी अफसर ना होता तो फिर मैं लॉयर होता। वकालत की तरफ मेरा है रुझान है। मैंने अभी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एडमिशन भी लिया हुआ है, कोर्स कर रहा हूँ, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कर रहा हूँ लॉ से, आहिस्ता। तो मैं ख्याल है वकील होता। बुरी बात है कि अच्छी बात है, ये तो अवाम फैसला करेगी। मतलब फिर भी आप लोगों की किस्मतों का फैसला ही कर रहे होते हैं। बस कोशिश करते, फैसला तो अल्लाह की ज़ात करती है। राइट, ओके। अब से नेक्स्ट 1 मिनट के लिए आप कमिश्नर क्वेटा नहीं हैं, आप हमजा नहीं हैं, आप एक आम आदमी हैं जो कि कमिश्नर क्वेटा को जानता है। हाउ यू रैंक हमजा शफकात जो कि कमिश्नर क्वेटा है? क्या ख्याल है आपका उसके बारे में? यह बड़ा मुश्किल सवाल है। आप जानते हैं उन्हें? मैंने देखा है आपको उनके साथ। हाँ, नहीं, जनरली जो है ना, ब्यूरोक्रेसी से लोग नफ़रत करते हैं। अगर आपने देखा हो पिछले 10-12 साल में लोगों की नफ़रत ब्यूरोक्रेट्स के साथ बढ़ती जा रही है, और लोग जनरली डिप्टी कमिश्नर, DIGs, IGs, कमिश्नर्स, इनको पसंद नहीं करते। तो लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि इस परसेप्शन को भी चेंज करूँ। जैसे बलूचिस्तान की परसेप्शन है, तो सिविल सर्विस की परसेप्शन भी करूँ। मेरा ख्याल है कि यार लोगों को कि यार 10 में से 6 नंबर तो मुझे मिल ही जाएंगे, मिलने चाहिए। ठीक है, ऑलराइट सर, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन द शो, एंड ऑब्वियसली आपको हम बार बार तकलीफ देते रहेंगे जब जब लोगों का फीडबैक आएगा, सो वी वांट यू हियर इन द स्टूडियो। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच।